तो अभी डी ब्रॉगली मॉडल और ये डुअल नेचर इन मैटर, लेट्स से। तो जैसे डुअल नेचर हमारा होता है लाइट में, वैसे ही डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसमें भी वेव नेचर आएगा, मतलब पार्टिकल में भी वेव नेचर होगा, तो इस तरह से डुअल नेचर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, any moving particle will also have wave nature associated with itself। ठीक है, कोई भी मूविंग पार्टिकल हो उसके लिए लैम्डा क्या देगा, व्हाट इज द लैम्डा, लैम्डा डी ब्रॉगली को मैं लैम्डा डी लिख रहा हूँ। ठीक है, लैम्डा डी मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एच बाई पी। ठीक है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, h by p, or you can say h by mv, Planck's constant, or you can say p is nothing but momentum। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल क्या बताई गई, h by p या h by mv। जो ये जो वेव नेचर इससे एसोसिएटेड होगा, जिसका ये वेवलेंथ निकाल रहे हैं, वो क्या होगा, एच वाई पी या एच वाई एम बी। जो यहाँ से अच्छा वेव एसोसिएटेड होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा, उसकी स्पीड लाइट के बराबर, लाइट ऑफ स्पीड नहीं होगी। तो ये याद रखना, ठीक है। जैसे कोई भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मेनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। बट कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और उससे जो एसोसिएटेड वेव है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, मतलब आप उसकी एनर्जी ई लैम्डा इक्वल्स टू एच, ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नहीं निकाल सकते यहाँ पे, है ना। तो ये लिख लेते हैं नोट, वेव एसोसिएटेड with particle is matter waves, it is not electromagnetic wave hence cannot use E equals to hc by lambda, है ना, for matter waves। तो ये याद रखना, मतलब आप ध्यान रखना, फोटोन के लिए ही लगेगा E इक्वल्स टू hc by lambda, बाकी है ना पार्टिकल के लिए ये नहीं लगेगा। तो पार्टिकल के लिए क्या लगेगा, पार्टिकल के लिए कैसे निकालेंगे, then we are going to convert, मतलब एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, then we are going to convert momentum into kinetic energy। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपको क्या होगा, दे रखा होगा कि वेलोसिटी इतनी है, मास पता होगा, देन यू विल राइट डायरेक्टली लैम्डा। देखो जितने भी नए लोग आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये मैं कहना चाहूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर दो ये बीच में आपको चल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये चैप्टर ऐसा है थोड़ा सा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि अभी जो टेस्ट होंगे उनमें हो सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए, लेकिन आपके लिए जो लर्न करने वाली चीज होगी वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, कैसे लिखेंगे, वो हम देखेंगे, तो वो आपको अच्छे से करना है। और ये पूरा चैप्टर आपको फिजिक्स में दोबारा पढ़ाया जाएगा 12th में,
12th में पढ़ाया जाए, लेकिन काफी टाइम है। तो अगर आपका कुछ छूट भी जा रहा है तो आप घबराओ मत, जितना आपसे कवर हो सकता है उतना आप कवर करो। नेक्स्ट चैप्टर ऑन वर्ड जब आपका आएगा मोल कॉन्सेप्ट, तो आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बता देंगे टेस्ट वेस्ट कब होगा, क्या होगा, ठीक है, आ जाएगा आपके पास, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा था, राइट, और आपको नोट्स बनाने तो यस ऑब्वियसली अभी फिजिकली चल रहा है तो आपको फिजिकली रखना है, और अगर जब भी कोई नया अलग पार्ट ट्रैक चालू होगा देन आप दूसरा बुक बना लेना। सॉल्विंग अलग करो, लिखो अलग, है ना, क्लास नोट्स अलग, सॉल्विंग अलग, ठीक है। वेव एसोसिएटेड पार्टिकल इज मैटर वेव्स। एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, यहीं ऐसा लिखा है, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग बॉल ऑफ 1 किलोग्राम या फिर 500 ग्राम with the speed of 15 मीटर पर सेकंड, मान लो ऐसा कुछ है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, लैम्डा डी इक्वल्स टू एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34। एम की वैल्यू याद ये रखना है, ये वैल्यू अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में लिख रहे हैं तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, मास की स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होगी। तो वी आर नॉट राइट गोइंग टू राइट 500 ग्राम, वी विल राइट 0.5 किलोग्राम इंटू 15 मीटर पर सेकंड, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 6.626 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो ये कितना आया, 0.9 है, 9 के आसपास। तो ये 0.9 इंटू 10⁻34 और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 8.88 आएगा समथिंग, लिख लेते हैं चलो 0.88। तो ये 0, तो ये जाएगा 8.8 इंटू 10⁻35। तो ये हो गया आंसर, है ना, किसमें आएगा, मीटर में। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, मीटर, है ना, ऐसा यूनिट। तो ये हो गया आपका आंसर, दैट्स इट। अब यहाँ से देख सकते हो, है ना, यहाँ से लिख सकते हैं नोट, वेव नेचर associated with macroscopic particle is very small, hence we can neglect it। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब है लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज मतलब बॉल हो गई, कोई ट्रेन मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, तुम दौड़ रहे हो, है ना, खुद सेल्फ, ऑल दीज इनके साथ जो भी जुड़ी होगी, ये देखो 10⁻35 है, बहुत छोटा हो गया ना 10⁻35। एटम की रेडियाई जो है या न्यूक्लियस की रेडियाई 10⁻15 होती है, उससे भी बहुत छोटा, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। नाउ अगर मान लो ऐसी में क्वेश्चन मुझे लिखना हो, है ना, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ of electron moving with speed of let's say 3 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड, मान लो ये हो, इसके लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन h 6.6
26 into 10 to minus 34 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, याद है किसी को? जल्दी बताओ फास्ट। हाँ क्या है बताओ इलेक्ट्रॉन। 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। चलो 31 kg। अब ये हो गया, ये इसका मास हो गया। अब ये इसकी स्पीड हो गई 3 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब इससे क्या आया, इसको हटा देंगे तो 10 to power 30 minus 31 और 10 to power 6 minus 25 हो जाएगा 6.626 into 10 to power minus 34 डिवाइड बाई 9.1 into 3 into 10 to power minus 25। इसको इससे कट करेंगे 10 to power minus 9। ठीक है, ये 10 की पावर प्लस 25 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ऐड कर देंगे तो बचेगा 10 to power minus 9। 6 ये काट लो, 3 2.2 जो भी है एट 08। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे कुछ आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 समथिंग समथिंग आएगा। तो ये आ गया आपका 0.24 आएगा ऐसे कुछ, 0.24 into 10 to power minus 9 or you can say 2.4 into 10 to power minus 10 meter or you can say 2.4 एंगस्ट्रॉम। बस यहाँ लिख सकते हैं नोट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, एटम, मॉलिक्यूल, इन सब के लिए एक्सेट्रा। देखो जो जो इलेक्ट्रॉन है वो है एटम में, एटम की रेडियस क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में ही होती है, 10 to power minus 10 के आसपास, है ना। तो ये सिग्निफिकेंट है, देन यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। जो भी उसका साइज है उसके एसोसिएटेड जो वेव नेचर है वो उसके अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस। तो वी विल राइट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, है ना, वेव नेचर इज सिग्निफिकेंट। तो जैसे अभी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जितना भी आप पढ़ रहे हो वो क्लासिकल फिजिक्स है। किसके लिए लगता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लगता है, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, सारे लॉज क्लियर है। When you are going to go with let's say smaller particle, है ना, इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए टर्म आता है क्वांटम फिजिक्स, है ना, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। तो जब आप छोटे लेवल पे जाते हो तब वहां पे भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, वहां पे भी डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्स चीजें होने लग जाती है। तो अभी जो आप 12th तक केवल क्लासिकल फिजिक्स पढ़ोगे, हायर लेवल पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है। याद यही रखना है कि मास किलोग्राम में डालना है हमेशा। तो ये तो हो गया। अब लाओ और फॉर्मूले देख लेते हैं। ना सम अदर फॉर्मूला, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, h/mv। क्या है भाई प्रॉब्लम? सर थोड़ा सा ऊपर कल रहना लिख गया सर, लिखना रह गया। अच्छा एक मिनट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एकदम लास्ट में। यस सर डन। तो सम अदर फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू हमने पढ़ा h/mv। ठीक है, अब हमें mv को और देखना है कि कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो अब सबको पता है ये बात
कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अगर इससे इस पूरे एक्सप्रेशन से दोनों तरफ 2m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2m ke विच इज इक्वल्स टू 2 से 2 कट जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, हेंस mv क्या हो जाएगा अंडर रूट 2m ke, है ना। तो इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे h बाई 2m ke। ठीक है, तो ये मैंने दो स्टेप एक साथ ही लिख दिए, मैं ऐसे एक बार और लिख देता हूँ कि इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, देन वी हैव मल्टीप्लाइड 2m। तो सब अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है जनरली ये हम देखो हमें इलेक्ट्रॉन के लिए लगाना है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी पता हो, अब काइनेटिक एनर्जी कैसे पता होगी टोटल एनर्जी से। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो फॉर्मूला क्या था En इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट। तो उससे आपको इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी पता होगी, तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, साइन उल्टा होगा, बस आप डायरेक्टली लिख दोगे। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट लेट्स से you can write minus of total energy, or kinetic energy you can write E into capital V, where V is potential difference, वेलोसिटी नहीं है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैंने मान लो, मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल लिखता हूँ मैं, लिखा है फाइंड, है ना, lambda d for electron in third orbit of हाइड्रोजन एटम, मान लो ये क्वेश्चन। तो अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, है ना, -13.6 जेड, हाइड्रोजन एटम है तो जेड स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इज 9, सो दिस इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको और शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू ऐसे लिखिए E इंटू 1.51 वोल्ट, ठीक है। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं चीजों को और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। मैं एक फॉर्मूला बना लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी कोई भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, इलेक्ट्रॉन हटा दो तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आपको क्या है, आपको डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ लिख देनी है। कैसे, इसको और सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि ये एच की सबकी वैल्यू हटा देंगे। कैसे करेंगे, वो ये लिखा हुआ है लैम्डा इक्वल्स टू, हमने देखा था h by mv, we have seen h by अंडर रूट 2m ke। अब ke की जगह क्या लिख दे रहे हैं, e इंटू v। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू डालो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, बस ये आपको डालना होगा हमेशा। जब भी कभी कहा जाए, जैसे मान लो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 100 वोल्ट्स, तो आप क्या डाल दोगे, बी की वैल्यू 100 वोल्ट 100 डाल दोगे, ठीक है। तो बस आपको बी एक वेरिएबल होगा, बाकी सब वैल्यू कांस्टेंट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई, ठीक है, अंडर रूट 2 m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, है ना, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू v, कैपिटल V। तो ये दिख रहा है यहाँ से, ये 10⁻50 हो गया, बाहर जाएगा 10⁻9 के आसपास हो जाएगा, है ना। ये 10⁻50 बाहर जाएगा 10⁻25, 10⁻25 ऊपर कट करेंगे 10⁻9, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई रूट, है ना,
2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू वी, ऐसा है। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये 10⁻⁹ एक बार और जैसे मल्टीप्लाई कर लें, जैसे इसको ऐसे लिख लें 66.26 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कुछ जो भी वैल्यू आएगी लेट्स से 3.2 इंटू 9.1 है ना, 32 2 3 32 इंटू 9 कितना हो जाएगा 288 इंटू 3 291, 29.12 आया है ना, राइट। तो इससे जो वैल्यू आएगी इसको हम ऐसे लेट्स से है ना सॉल्व कर लेंगे। तो ये 10⁻⁻10 तो हो गया एंगस्ट्रॉम, मैं बस वैल्यू लिख रहा हूँ जो तुम्हें ये बताया कि टीका क्या है ना सॉल्व करने का। अगर आप चाहो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये 10⁻⁻10 हो गया एंगस्ट्रॉम में, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 12 point approximately 12.3 divided by root v, or you can say in angstrom, or you can say under root 150 by v in angstrom, ठीक है। तो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ हेंस हो गया, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h by mv, h by under root 2m ke, that is equals to h by 2m qv ना, q is charge तो ev लिख देंगे, which is also equals to under root 150 by v. This is for only for electron है ना। अगर मान लो कुछ और दे रखा है ना, कोई और पार्टिकल दे रखा है तो फिर उसमें आपको उसका चार्ज लिखना पड़ेगा, उसका मास लिखना पड़ेगा। हमने किसका मास लिखा है ना, हमने किसका मास लिखा है इलेक्ट्रॉन का, तो दिस इज फॉर ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, बाकी ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे भी हम Q इंटू वी लिख लेते हैं, Q इज चार्ज यहाँ पे भी, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था तो E डाल दिया था। कुछ और फॉर्मूले हो गए, चलो अब जल्दी से सॉल्व करते हैं क्योंकि बुकलेट में कैसे क्वेश्चंस हैं। मान लो ये क्वेश्चन है 39, हाँ हाँ करेक्ट अभिलेश। जैसे ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड थ्रू 100 वोल्ट, तो आप क्या लिखोगे लैम्डा डी इक्वल्स टू 12.3 डिवाइड बाय रूट वी, क्योंकि आपको इसका 100 का रूट आसानी से निकाल सकते हो। 150 बाई 100 लिखोगे फिर रूट लिखोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा है ना, फिर 1.5 का रूट निकालना पड़ेगा, तो इससे बेटर ये है। तो बस जब ऐसे लिखोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.23 एंगस्ट्रॉम, सिंपल, ठीक है। उसमें लिखा है मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज दिस मच जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, तो क्या लिखेंगे राइट, h इज इक्वल्स टू सॉरी h बाई अंडर रूट 2m के, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका एक और आसान तरीका हो सकता है, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो क्या करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो और फिर आसानी से लिख लो। तो एक तो ये है कैलकुलेशन वाला, दूसरा है 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10⁻⁻6 और ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 से तो 32 13 5 है ना,
तो 135 के लिए कितना जाएगा? 80, 96, 112, 128, ठीक है, 8 बार जाएगा, फिर 7 आ जाएगा तो 70, मान लो 2.84 हो गई, 2.84 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आया। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें यही डाल दो, 12.3 डिवाइड बाय रूट 2.84 इंटू 10⁻⁻6, ये एंगस्ट्रॉम में है, याद रखना। बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2.84 किसका रूट होगा? 1.7 के आसपास, लेट्स से। तो ये हो जाएगा 12.3 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 10⁻⁻3 10⁻⁻7 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्वेश्चन में? एक तो तरीका ये है कि वैल्यू रखो सारी, दूसरा है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालो, इस फॉर्मूले में फिर वोल्ट की वैल्यू डाल दो एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, तो दो तरह से कर सकते हैं। तो बस आपको हमेशा यही करना है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1/20th ऑफ लाइट। तो 3 इंटू 10⁸ होता है, इसका 1/20th कितना हो जाएगा? ये वेलोसिटी मिल गई। नाउ यू कैन राइट h इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, इलेक्ट्रॉन m पता है आपको, v पता है, सॉल्व। तो इस तरह से बस करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आप सारे कर लेना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी पढ़ा रहे हैं इसके बाद। ये हो गया आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। अब लास्ट जो हम कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे, उसमें 2 क्वेश्चन थे, उनको और कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। राइट, अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट देखो अटैच्ड हैं इस वाले क्वेश्चन में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करेंगे। एक फोटोन है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, है ना, सरफेस ए पे गिर रहा है। मान लो ये मेटल है ए, इस पे एक ये फोटोन गिर रहा है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का। द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी TA। तो कुछ तो वर्क फंक्शन है, लेट्स से साई ए, और बाकी जो TA इन्होंने दे रखा है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी बताए तो उससे एसोसिएटेड लैम्डा ए भी दे रखा है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल बी by photons of energy 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज TeV। फिर कह रहे हैं दूसरा एक और मेटल है और वहां पे भी एक फोटोन गिर रहा है, बट वो फोटोन की एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी एक वर्क फंक्शन होगा साई बी। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, राइट, इसकी काइनेटिक एनर्जी है TB, नहीं पता है, एंड वेयर TB इक्वल्स टू, लेकिन एक रिलेशन दे रखा है, TB इक्वल्स टू TA माइनस 1.5। if d Broglie wavelength of these photon lambda b, ठीक है, इसकी भी एक दे रखी है लैम्डा बी, और कह रहे हैं लैम्डा बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा ए। तो बस यही लिख लेते हैं रिलेशन। इतना समझ में आ गया? ये सब बातें यहाँ पे दे रखी हैं। फोटोन h न्यू से आया ये एनर्जी का, और ये इलेक्ट्रॉन निकला लेट्स से। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब देखो क्या दे रखा है, लैम्डा बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा ए, है ना। वी कैन राइट लैम्डा बी बाय लैम्डा ए इज नथिंग बट, लैम्डा बी क्या है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लिख लेते हैं which is equals to h by root 2m TB divide by h by root 2m TA।
h/√2m कट जाएगा, बचेगा क्या, है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √Ta/√TB विच इज इक्वल टू 2, इसका स्क्वायर कर लो, आ गया Ta/TB इक्वल टू 4। एक रिलेशन आ गया, है ना, एक रिलेशन आ गया Ta इक्वल टू 4TB, और दूसरा रिलेशन आपको पता है यहाँ से, है ना, A इक्वल टू TB प्लस 1.5। ये दूसरा रिलेशन है। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी विल राइट TB यहाँ पे, तो TB प्लस 1.5 इक्वल टू 4TB, तो बस 3TB इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और TB इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। TB 0.5 है तो TA कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये सब TA TB निकल आए। अब देखते हैं यहाँ पे ये पता है तो साइए निकल जाएगा, क्यों, ये लिखा हुआ है 4.25 इक्वल टू 5A प्लस, है ना, TA 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.25। ऐसे ही 4.2 इक्वल टू 5E प्लस 0.5 TB, 5E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.7। नाउ चेक द ऑप्शन। पर फंक्शन ऑफ A इज 2.25, सही है, पर फंक्शन ऑफ B इज 3.7, सही है। इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट। TA इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। TB इज 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गलत है ना, 0.5 है। तो बस ये सब सही है, ये गलत है, तो आंसर ये हो गया डी। तो देख लो, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इतनी मत एनर्जी से गिर रही है, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है लैम्डा है, ठीक है। फिर ऐसे ही ये इस पे अनदर फोटोन गिर रहा है बी पे, और उससे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में रिलेशन ले रखा है, बस लिख लिया अभी, लैम्डा बी बाई लैम्डा इक्वल टू, जैसे लैम्डा बी इक्वल टू 2 लैम्डा है, लैम्डा नीचे ले गए तो 2। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, h/2m ke। काइनेटिक एनर्जी को TB TA लिख लिया क्योंकि यही रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। जैसे ये लिखा तो ये सब तो कट गया, h से कट गया, √2 m से कट गया, तो बचा गया Ta/TB, ये TA सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। अब हमने क्या किया, ये रिलेशन लिख लिया, इसका स्क्वायर किया, तो Ta/TB इक्वल टू 4, देन क्या निकल गया TA इक्वल टू 4TB, ये इधर ले गए। ये इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सॉल्व दीज टू इक्वेशन, ठीक है। तो इससे हमें मिल गया TB की वैल्यू, TB मिल गया तो फिर TA निकल गया, बस समझ में आया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन आप थोड़े और कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ लिखा भी था ना, ये इधर ले गए माइनस को प्लस हो गया है ना, तो T इक्वल टू TB प्लस 1.5 यहाँ क्वेश्चन में दे, ठीक है। तो इस तरह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग बड़े मतलब फेमस साइंटिस्ट हुए हैं। हाइजेनबर्ग सुना है, हाइजेनबर्ग का नाम पहले, कहाँ सुना है? हम्म,
बोलो चित्र। सर नहीं, गलती से वो पहले से आ तो सॉरी सर। अरे तो किस रिगार्डिंग पढ़ा है वो बताओ ना। तो हाइजेनबर्ग जो है वो जर्मन साइंटिस्ट थे, और जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, हिटलर के टाइम पे जर्मनी के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये था कि कौन पहले न्यूक्लियर बम बना ले। अगर जर्मनी बना लेता तो जर्मनी गिरा देता यूएस पे। ठीक है, और काफी करीब थे। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग का नाम आता है, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 2 में भी आता है। अच्छा, ये तो सुना होगा ना न्यूक्लियर वॉर वाली बात, कि जर्मनी भी बना रहा था एटम बम, है ना। तो इनकी एक टीम थी, वो सब लोग मिलके बना रहे थे। एनीवे, तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, इनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि we cannot, let's say, measure or we cannot calculate accurate position as well as momentum of electron at any time, है ना। हम दोनों चीजें, what is Heisenberg uncertainty principle, कि for let's say electron we cannot calculate position as well as its momentum or its speed simultaneously. You will write we cannot measure speed or you can say momentum ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, है ना, स्पीड स्लैश स्पीड as well as position of electron simultaneously. का मतलब क्या है? का मतलब यह है कि साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। ठीक है, तो जब भी कभी हम पोजीशन को मेजर करने जाएंगे तो देयर वुड बी सम अनसर्टेनिटी इन द लेट्स से पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी हम लेट्स से मोमेंटम या स्पीड मेजर करने जाएंगे देन देयर विल बी सम अनसर्टेनिटी मींस एरर इन लेट्स से पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम पोजीशन पता करने जाएंगे तो मोमेंटम में या स्पीड में एरर आ जाएगी। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है लॉजिकली, कि देखो अगर मान लो कोई चीज आप देख नहीं सकते हो तो उसका पता कैसे लगाते हैं, कोई रे भेजते हैं, जैसे अपने अपने अंदर जो टिश्यू है तो हम एक्सरे भेज रहे हैं और उसकी स्कैनिंग हो रही है तो हमें पता चल रहा है, राइट। ठीक है, तो वैसे ही है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगानी है तो हमें कोई हाई एनर्जी का रे भेजना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन के पास जाके टकराएगा, और फिर उससे जो भी लाइट बाद में है ना, फिर वो एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइट होके बाद फोटोन छोड़ेगा। तो उससे हमें कुछ आइडिया लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, मतलब एक तरह से लाइट गई और फिर लाइट आई वापस, राइट। ऐसे ही तो देखते हैं इमेजिंग, है ना। तो बस यही करना है इसमें भी। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने जाएंगे तो उस टाइम पे जो रे उस पर टकराएगी, है ना, जो एब्जॉर्ब हो रही है उसमें खुद में एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कर देगी, है ना। जैसे मान लो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन है वहां पे वो टकराया, टकराते ही क्या हुआ, जैसे हमें पोजीशन पता चली तो क्या हुआ, उसकी जो स्पीड थी वो बदल गई। उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो स्पीड बदल गई, मोमेंटम बदल गया, है ना। सो इफ वी आर गोइंग टू मेजर वन थिंग एक्यूरेटली तो दूसरी चीज में एरर आ जाएगी, देयर वुड बी सम एरर, है ना। तो इसका मतलब है, हेंस
if we will try to measure position of electron accurately, there will be some error associated with speed. ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? लॉजिकली समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है, तो बस अगर मान लो एरर और अनसर्टेनिटी, सम एरर, और दैट इज द मीनिंग ऑफ एरर, और यू कैन से अनसर्टेनिटी associated with speed. ठीक है, तो लेट्स से इन्होंने क्या किया, वो एरर थी उसको कैलकुलेट किया. तो इफ अनसर्टेनिटी in position, uncertainty or you can understand error है ना, in position is represented by delta x, and if uncertainty or error in momentum is equals to delta p, so this delta x into delta p always greater than h by 4 pi according to Heisenberg. Delta x dot delta p is greater than h by 4 pi. This is h Planck's constant है again. ठीक है, ये फॉर्मूला है. नाउ इसमें समझ सकते हैं, इफ डेल्टा एक्स वी आर ट्राइंग टू लेट्स से मेक इट 0, डेल्टा पी किसकी तरफ जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ. सिमिलरली अगर हम डेल्टा पी को ट्राई करेंगे एक्यूरेटली मेजर करने की, तो वो डेल्टा एक्स किसकी तरफ जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ. समझ में आ रहा है? तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, डेल्टा इज नथिंग बट एरर. तो जैसे कहीं पे लिखा है परसेंटेज एरर, मान लो कहीं पे लिखा है, अच्छा इसको स्पीड में कैसे लिखेंगे, है ना, एंड राइट डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, है ना, डेल्टा पी क्या हो जाएगा? एम डेल्टा वी. मास में तो एरर होती नहीं है, किसमें होगी? स्पीड में. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, तो एन डॉट डेल्टा वी इज गोइंग टू ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई. ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो. तभी क्वेश्चन करते हैं आपके मॉड्यूल में कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं. सर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है क्या? हाँ, मिनिमम एरर जो है वो h बाई 4 पाई होगी, मिनिमम, उससे ज्यादा ही होगी हमेशा एरर. तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें इक्वल टू h बाई 4 पाई के हिसाब से करने. दिखा देता हूँ मैं कैसे क्वेश्चन है. जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, a ball of mass 200 gram is moving with the velocity of 10 meter per second. The error in measurement of velocity is 0.1%. The uncertainty in its position is, so delta x they are asking. What they have given is m, v is 10 meter per second, but they have not given delta v. delta v क्या हो जाएगा? कितनी है delta v? एरर कितनी है? 0.1% ऑफ 10, तो लिख लेंगे 0.1 डिवाइड बाय 100 into 10. ठीक है,
बस इतना लिख लेंगे। इससे ये कितना आ गया, ये आ गया 1 डिवाइड बाई 100, एरर आ गई 1 डिवाइड बाई 100 मीटर पर सेकेंड। अब m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 0.2 kg, स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना है। तो बस डेल्टा x डॉट 0.2 into 1/100 is always greater than h/4 pi। अब हमें मिनिमम एरर निकालनी है ना, यहाँ वैल्यू है तो हम इक्वलिटी के लिए निकालेंगे। ठीक है, आपको हमेशा इक्वलिटी के लिए सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन में बस h/4 पाई है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू 6.626 into 10⁻34, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई मतलब 12.56, 3.14 into 4 तो अप्रोक्सीमेटली इतना। अभी देख लो ये 100 जाएगा तो 10⁻32 हो जाएगा 0.2। तो डेल्टा x सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा x इक्वल्स टू 6.626 into 10⁻34 into 100 डिवाइड बाई 0.2 into 12.56। तो 0.2 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 125 का डबल होता है, 2.5 के आसपास आ जाएगा, 2.5। ठीक है, 2.5 6.6 कितना हो जाएगा ये 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻32। तो बस इससे डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 2.64 इंटू 10⁻32 मीटर। क्लियर है, ये आ गया आंसर। देखा है, इफ अनसर्टेनिटी डेल्टा x इन पोजीशन इज अलोंग x एक्सिस, डेल्टा x जो है वो अलोंग x एक्सिस है, देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज मेजर्ड अलोंग आल्सो x एक्सिस, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट में ये 0 होने लग जाएगा। तो x डॉट p दोज आर इन सेम डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस। और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं है, फिर क्रिटिकल में देख लेते हैं। इधर होगा नहीं कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, आगे आ गया पीछे चल रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखा है यहाँ पे, प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड टू 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इफ इट्स वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड विद द प्रिसीजन ऑफ ±1%, व्हाट मस्ट बी द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा x पूछा है, वेलोसिटी दे रखा है, प्रोटॉन की बात हो रही है। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 है ना, 2 into 10⁻⁻। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.672 into 10⁻27 किलोग्राम। 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, v की वैल्यू कितनी है 3 into 10⁸ का 1/10 मतलब डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 3 into 10⁷ मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड विद प्रिसीजन ±1%, मतलब टोटल एरर कितनी होगी 2% है ना, प्लस माइनस, तो नेट एरर कितनी आएगी 2%। तो डेल्टा v कितना हो जाएगा 2 into 2/100 है ना, प्लस माइनस 1% समझ में आ रहा है ना, एक -1 से +1 तो 2% इंटू 3 into 10⁻7 10⁵ हो गया, तो ये हो जाएगा 6 into 10⁵। बस लिख दो डेल्टा x इक्वल्स टू
hy4 pi m into delta v. X equals to 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 12.56. M की value 1.67 into 10 to the power minus 27 into 6 into 10 to the power 5. 10 to the power minus 27 से ये क्या 10 to the power minus 7 रह गया, 5 से ये minus 12 हो गया. सर वो +-1% का समझा नहीं. अरे भाई टोटल एरर देखो, टोटल लेट्स से एरर कितनी होगी, -1 से +1, हाँ तो 2% हो गई ना. ओके. हाँ. अरे रेंज बता रहे हैं ये भाई, 0 कैसे हो जाएगा, ऐड थोड़ी ना कर देना है. तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इससे आंसर आ जाएगा. थोड़ा सा ऑब्वियसली लेंथी है, 1.67 into 6 ये 10 के आसपास है. 1.6 into 6 is 10. इसको 10 ले लो, 10 ऊपर जाएगा तो ये 10 to minus 13 में जाएगा. ये 0.5 के आसपास. ये 0.5 के आसपास है, तो इससे बस आंसर निकल जाएगा. तो इस तरह से आप लोग हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है, कैसे पुट करना है ये मैंने आपको बता दिया है. अब इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं. यहाँ से स्टार्ट होती है क्वांटम फिजिक्स, है ना. नाउ देयर इज अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट. तो जब हमने बोला राइट कि जो लेट्स से कि जो भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो सर्टेन नहीं है, राइट. यहाँ से क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली सर्टेन नहीं है, राइट. क्योंकि आपको जब भी आप मतलब अगर स्पीड और लेट्स से हम मेजर कर रहे हैं पोजीशन, तो कुछ ना कुछ एरर रहेगी, दोनों है ना. दोनों में भी एरर रह सकती है, किसी एक में कोई एक्यूरेट करने जाएंगे तो दूसरे में ह्यूज एरर रहेगी. तो देयर विल बी सम अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट. और अनसर्टेनिटी से क्या पता चला, अनसर्टेनिटी से ये पता चला कि जो बोर कह रहे थे एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे थे, है ना. बोर ने बताया था ना कि इस ऑर्बिट में होगा तो न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे होगा, वो बात पूरी तरह से सही नहीं है. अब अनसर्टेनिटी का मतलब समझा देता हूं मैं. जैसे मान लो किसी ने बोला कि जैसे कोई एक बच्चे का नाम ले लेते हैं, लेट्स से धनराज. ठीक है, धनराज जो है वो कहाँ मिलेगा. जैसे किसी ने पूछा कि धनराज कहाँ मिलेगा, तो लोगों ने सोचा होगा धनराज की मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो अपने घर में मिलेगा, नहीं तो और थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो राइट अपनी सोसाइटी में मिल सकता है, और मतलब थोड़ी और प्रोबेबिलिटी कि वो आसपास और जो एरिया है उसमें मिल सकता है. ये सब बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग धनराज. बट यू आर नेवर श्योर कि धनराज हमेशा जो है वो अपने घर में ही होगा, राइट. तो वैसे ही है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, जो कि बोर ने कैलकुलेट किया. बोर ने कैलकुलेट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किया था. हाइजेनबर्ग के दिस कॉन्सेप्ट के बाद, है ना, जब वेव नेचर ये डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली ने वेव नेचर के बारे में बोला और हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी के बारे में बोला, तो उससे ये बात पता चली कि हम पॉसिबिलिटी तो बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ मिलेगा, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, 100% नहीं है. तो जो हम ऑर्बिटल्स देखते हैं ना, ऑर्बिटल्स, व्हेन वी से ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल सुना है वर्ड, 1s 2s ऐसे करके सुना है कुछ, SPDF. अगर नहीं सुना है तो हम अभी बताएंगे. तो अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो ऑर्बिट वाला नहीं है, ऑर्बिटल वाला है, सेल वाला नहीं है, ऑर्बिटल का है, राइट. नया कॉन्सेप्ट ये क्वांटम फिजिक्स में बताएंगे. तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की 90% 90 to 95% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो ऑर्बिटल में होगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज सम लेट्स से प्रोबेबिलिटी कि वो वहां ना हो. मतलब कुछ 100% सर्टेनिटी नहीं है. मेरी बात समझ में आ रही है ना.
तो आपके घर में होने की 95% प्रोबेबिलिटी है और अपनी सोसाइटी में होने की, लेकिन देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी कि तुम अपने घर में ना हो उस टाइम पे, किसी भी टाइम पे तुम अपने घर से बाहर हो। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये जो है ना, ये अनसर्टेनिटी से बात निकल के आई, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब हम थोड़ा सा इसको और समझाएंगे, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमने मिस कर दी है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ, है ना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर मॉडल बाय डी ब्रोगली। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने ये बोला कि जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है ना, तब तक ये बोर मॉडल चल रहा था, राइट। जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उन्होंने ये बोला कि उससे एक वेव एसोसिएटेड होगी। तो मान लो कुछ ऐसी वेव इससे एसोसिएटेड है ना, ये वेव नेचर है। ये वेव बस जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए है ना, कि क्रैश ट्रफ्स ऐसे बन रहे हैं, राइट, जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ एक वेव भी ऐसे मूव कर रही है। ठीक है ना। तो फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना, फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म, और वी कैन से फेज डिफरेंस विल बी जीरो। फेज फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है? ऑर्बिट्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी, ऑर्बिट्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी, राइट। ये बात बोर ने बोली थी। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है ऑर्बिट्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज इट्स एनर्जी, है ना, which will be having zero phase difference, or you can say will form complete waves। तो जैसे यहाँ पे कंप्लीट वेव बनी, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना चालू हुआ होगा, तो ये वेव है ना, जो यहाँ से बन रही है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई तो यहीं पे खत्म हो गई, तो ये सेम पाथ अपना फॉलो करती रहेगी। अब जब तक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, लगातार इसका यही पाथ, ऐसे यही वेव बनती रहेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीरो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कब आता है? फेज डिफरेंस क्या होता है, ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे कोई वेव चल रही है ना, ऐसे मान लो वेव है, इससे मूव कर रही है, तो ये एक तरह से साइन ग्राफ है। ठीक है, साइन ग्राफ। तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, a साइन थीटा ग्राफ। ठीक है, अब आप साइन थीटा की वैल्यू डाल दोगे तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। साइन थीटा की वैल्यू अगर मान लो 90 डालोगे, तो साइन थीटा 90 साइन 90 इज 1, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू a के बराबर आ जाएगी, है ना। ऐसे ही आप लेट्स से साइन 180 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो a इंटू 0 0 हो जाएगा। ऐसे ये साइन ग्राफ है। मान लो इसी टाइम पे एक और वेव हमने बनाई, ये हो गया y इक्वल्स टू a साइन थीटा। एक और वेव है, वो ऐसी है, लेट्स से, है ना। जब ये यहाँ पे मान लो ये 90 पे, जब ये 90 है तब ये 0 है, और ये कुछ ऐसी वेव है। ऐसी, ठीक है। मान लो एक और वेव है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये रेड वाले को y इक्वल्स टू a साइन 90 प्लस थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, राइट। जब 90 हम डालेंगे थीटा की वैल्यू, राइट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 90 पे साइन 180 हो जाएगा, है ना। 90 डालेंगे तो साइन 180 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दो वेव की इक्वेशन हो गई। तो ये जो 90 है इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, कि इन दोनों वेव्स में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लगातार
है ना, सेम पाथ पे जा रहा है, तो इसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। और 0 होने के कारण हम बोलते हैं कि फेज डिफरेंस 0 है, देन दैट मींस इट इज गोइंग टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई डाउट? तो बस इन्होंने ये बोला कि ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट और ऑर्बिट्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी का मतलब क्या है, उनमें फेज डिफरेंस 0 है, विल फॉर्म कंप्लीट वेव्स। कंप्लीट वेव्स का मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल जो पेरीमीटर है, टोटल पेरीमीटर है ना, वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन, टोटल पेरीमीटर 2 पाई आर एन, है ना, सर्कुलर पाथ लिया है, 2 पाई आर एन विल बी इक्वल्स टू लेट्स से एन लेमडा। बस यही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फेज डिफरेंस 0 होता है तो एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इतना अभी याद रखो। ठीक है, फिजिक्स का टर्म है 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन लेमडा, ये तो बस अलग से बताया था, तो ये हटा दो यहाँ से, है ना। अच्छा, अब एन लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है ना ये। तो अब हम यहाँ क्या क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे लेमडा की वैल्यू लिख देंगे, तो 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा कितना हो जाएगा, एच वाई एम वी। तो एम वी को इधर ले गए, तो एम वी आर एन इज नथिंग बट एन एच बाई 2 पाई which can be proved like this। यही तो बताया था बोर सॉरी बोर मॉडल में, है ना। इलेक्ट्रॉन जहां मूव कर रहा होगा, जिस भी ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, राइट, उसका एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ, n is nothing but equals to n is nothing but equals to n is nothing but equals to number of complete waves। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब क्या समझ में आया तुम्हें, एक और बात, कि जितने भी नंबर ऑफ लेट्स से ऑर्बिट होगा, जो भी, जैसे मान लो बोला थर्ड बोर ऑर्बिट, उसमें कितनी वेव्स कंप्लीट होंगी, 3। 4 होगा तो 4, है ना, 5 होगा तो 5, ऐसे। कुछ मत याद रखो, तुम्हें ये फेज डिफरेंस से कुछ याद ही नहीं रखना है, तुम्हें बस समझा दिया गया फेज डिफरेंस क्या होता है। तुम्हें क्या याद रखना है कि 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन लेमडा आता है, बस। क्या याद रखना है, विल फॉर्म कंप्लीट वेव्स, बस इतना याद रखना है। ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी मतलब विल फॉर्म कंप्लीट वेव्स, बस। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, 2 पाई आर एन विच इज इक्वल्स टू एन लेमडा, और एन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। बस अब हमने एच बाई एम वी लिख दिया यहाँ पे फ्रॉम डी ब्रॉगली लेट्स सी कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन यू कैन राइट एन एच बाई एम वी इधर ले गए, और ये 2 पाई इधर ले गए, तो एम वी आर एन इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। आर एन का मतलब क्या है, nth ऑर्बिट में रेडियस, है ना, आर एन भी याद रखना, ऐसा मत समझ लेना आर इंटू एन लिखा है, आर एन मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो ये एम वी आर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, यही तो बात बोली थी, एन एच बाई 2 पाई। बट इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल में नहीं दिया गया था, उन्होंने बोला बस ऐसा होता है, एंड दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो जैसे इसकी क्वेश्चन कैसे होंगे मैं बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन। ठीक है, एक आध बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे आपने।
मान लो ये क्वेश्चन 53, ठीक है। If the radius of first Bohr orbit is given as x, the de Broglie wavelength of third orbit is nearly. खैर, तो फर्स्ट बोर और if the radius of first Bohr orbit is x, मतलब r1 first orbit, which is equals to r0 n square by z, ठीक है। तो इन्होंने बोला रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू फॉर 1 रख दो, तो ये आ गया r0 by z, ठीक है। मान लो कोई एलिमेंट नहीं दे रखा है तो z इक्वल्स टू 1 मान के भी कर सकते हैं क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए। फिर पूछा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज, आपसे पूछा गया है लैम्डा डी इन थर्ड ऑर्बिट। अब कैसे निकालेंगे, तो बस यहाँ लिख लेंगे 2 पाई r3 इक्वल्स टू एन लैम्डा। एन लैम्डा कितना है 3, एन मतलब 3, थर्ड ऑर्बिट मतलब थर्ड, एन की वैल्यू 3, लैम्डा लैम्डा निकालना है r3। अब r3 क्या होगा, r3 इज r0 n स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9 बाई जेड, r0 बाई जेड क्या था r1, 9 r1 और यू कैन से 9x, ठीक है। तो बस 2 पाई 9x इक्वल्स टू 3 लैम्डा, तो ये कट गया 3 से 3 टाइम लैम्डा इक्वल्स टू 6 पाई x, आंसर। फिर से देख लेते हैं क्या कर किया, बिल्कुल बिगिनिंग से। पहले तो ये लिखा ये x का मतलब क्या है ना, और आपको पूछा गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड ऑर्बिट, तो यू कैन राइट कि 2 पाई r3 थर्ड ऑर्बिट में r ये है इक्वल्स टू 3 लैम्डा, लैम्डा निकालना है, अब r3 निकालना है, ठीक है। तो r3 क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे, तो पहले x के टर्म्स में लिखते हैं, r3 इज नथिंग बट r0 n स्क्वायर बाई z, ठीक है। और आप x भी लिख सकते हो, x इज नथिंग बट r0 1 बाई z, तो यू कैन टेक डायरेक्टली है ना, इसका रेशियो ले लिया, r0 बाई z कट गया, और ये कितना आ जाएगा r3 बाई x इक्वल्स टू 9, r3 इक्वल्स टू 9x। बस पुट द वैल्यू ओवर हियर, गेट द आंसर, ठीक है। क्या है, हाथ उठाओ भाई कमलेश, क्या कह रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो तुम, कैप्स लॉक में सारे कैपिटल में क्यों भेजते हो अब लिखा हुआ, हाँ बोलो, हाथ उठाओ। तो नाम भी लिखा हुआ पूरा कैप्स लॉक। हाँ सर वो समझ गया समझ गया। ये थोड़ा स्मॉल लेटर भी लिख लो उसने, हाँ सर वो भूल गया था ऑफ कर। ठीक है चलो, ठीक है ओके। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, राइट। एक आध दो और क्वेश्चन होगा, देख लेना, मतलब लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बता ही दिए, एक आध ही क्वेश्चन बचा है जो आपको खुद से करना है। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो हाँ बोलो जश। सर आपने बताया ना, ये आपने बताया फॉर्मूला बताया 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन एन लैम्डा। सर तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट सेकंड के थर्ड? 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन लैम्डा, बस इतना याद रखना, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सर वो नीचे क्या है? वो तो प्रूफ है कि भाई उन्होंने लैम्डा की वैल्यू डाल दी h/m, तो उससे ये प्रूफ आ गया, ये तो पढ़ा है ना, ये बोर मॉडल में बताया था ना, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू nh/2 पाई। ठीक है, तो अभी समझते हैं, जैसे क्लासिकल फिजिक्स में क्या है, we can measure position and velocity of any particle accurately, है ना। क्यों, क्योंकि अनसर्टेन वेव नेचर है नहीं, देयर इज नो वेव नेचर, है ना, जो वेव नेचर है उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। लार्ज पार्टिकल के लिए क्लासिकल फिजिक्स किसके लिए लग रही है, लार्ज पार्टिकल्स के लिए, बिगर पार्टिकल्स के लिए लग रही है,
क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम लेट्स से मॉलिक्यूलर लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं लगा सकते। तो वी कैन मेजर पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एक्यूरेटली। आपने देखा भी होगा सर, अभी अगर मान लो आपको कुछ भी पढ़ाएंगे आगे, है ना, या फिर आपने पहले 10th में भी देखा होगा फिजिक्स में कि अगर मान लो मैं किसी लेट्स से बॉल को फेंक रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ t = 2 सेकेंड पे उसकी स्पीड क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, राइट, है ना, एक्सेलरेशन सब बता सकता हूँ मैं, राइट। अगर मैंने ये कुछ टर्म डिफाइन कर रखे हैं कि इसका मास क्या है, फोर्स कितना लगाया है, देन आई कैन से, और मैंने कितना कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ या फिर मैं वेरिएबल फोर्स लगा रहा हूँ, उसके हिसाब से हर पॉइंट में मैं बता सकता हूँ, राइट। किसे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, राइट, है ना। ऐसे v = u + at ऐसे आता है ना। तो आपको पोजीशन, राइट, you can say the let's say speed, everything you can say accurately, right? So Newton's law of motions, are applied. In quantum physics, है ना, we cannot measure position as well as velocity of electron accurately at same time. Hence we define probability concept. So we can say that electron is present, most probably electron is present over here. Hence, define probability concept for position of electron. तो हम जितनी भी बात करेंगे वो probability पे बेस्ड है, कितना होगा। Orbitals are regions in which probability of finding electron is maximum, approximately 80 to 90%. ठीक है। तो ऑर्बिटल्स आर रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो अभी मैंने जैसे आपको वो एग्जांपल दिया था धनराज वाला, वो आपको समझ में आया होगा। अभी हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, मैक्सिमम प्रोबेबल है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स में वी कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भी बात है। तो क्या लगता है क्वांटम फिजिक्स में एडवांस मैथमेटिक्स लगती है, ठीक है। हाँ, क्वांटम फिजिक्स जैसे ही वेव नेचर की बातें आई और लेट्स से पार्टिकल वेव नेचर, तो उनकी जब डुअल नेचर की बात आने लग गई, राइट, तो जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, राइट, है ना, ये देखो ना, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह, वो एग्जैक्टली नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब आएंगे बातें, बहुत सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे जो हमें क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़नी है, यू आर गोइंग टू स्टडी इन इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं थोड़ा, तो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते हैं फिर से, तो फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स होती है, वहाँ पढ़ाई जाएगी थोड़ी थोड़ी। बस आपको बस इतना समझाना है कि यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स में वी आर हैविंग अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। सो रादर देन
like saying everything with certainty we cannot say over here, है ना. क्वांटम फिजिक्स में पढ़ना नहीं है, कुछ डेरिवेशंस होंगे, सॉरी कुछ फॉर्मूले होंगे, बस वो याद रखना है. जैसे हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला याद रखा है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई. कैसे आया ये नहीं याद रखा है, ठीक है, तो वो जरूरत भी नहीं है याद रखने की, राइट. तो ये सब हम पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर्स. पहले मैं क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा, फिर श्रोडिंगर पढ़ाऊंगा, ठीक है. यहाँ तक अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लो. कहाँ तक सॉल्व कर लेना है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम, तो नंबर छोड़ दो, है ना, ये लास्ट वाला पार्ट छोड़ दो, क्वांटम नंबर. एंड तो पहले ये सब 60 तक कर लेना है. फिर उसके बाद आती है आपको, अगर इनके पास सब्जेक्टिव है एडवांस वाली, उसमें हमको कर लेना है क्वांटम नंबर वाले पार्ट 43 छोड़ देना है 43 तक. फिर उसके अलावा, है ना, गेट इक्विप टू जेई मेंस अब आप सॉल्व कर सकते हो. जहाँ क्वांटम नंबर मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन बताए भी थे, है ना, 20 तक बताए थे आई थिंक. तो ये है ना, तो ये जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है, आप लोग क्या करो कि आप लोग अपने एडमिन से बात करो, वो आपको भेजेंगे पीडीएफ, ठीक है. और नहीं तो आप कौन से ग्रुप पे हो? एक ग्रुप मैंने आपको बोला था कि वो ज्वाइन करना, डाउट ग्रुप. जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, मैं उनको फिर से लिंक भेज रहा हूँ. किसी के पास लिंक है क्या? कौन था उसका? धनराज यू वर द एडमिन. सर मैं हूँ एडमिन. जल्दी से वो भेजो उसका लिंक यहाँ पे. सबको भेजना. तो जब तक मैं ढूंढता हूँ, अगर मेरा आ जाए तो. ठीक है, तो ये आप लोग इससे ज्वाइन कर लो, राइट, इसको. ठीक है, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जो लोग नए हैं, वो इस पे ज्वाइन कर लो. कुछ भी मुझे रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा इस पे डालता रहूंगा. सर मोस्टली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल में दिया रहता है ना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. हाँ, तो अभी ये कह रहे हैं कि ये बात यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए थी ना, बोर मॉडल. तो एक इलेक्ट्रॉन था तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है. जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम केवल और केवल ऑर्बिट की नहीं बात करेंगे. उसमें अब आएगा क्वांटम नंबर्स. नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या है, ठीक है. तो अभी जिन लोगों के पास ये पीडीएफ नहीं है, उनको मैं भेज देता हूँ. आई होप कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, तो आई विल सेंड. एक एडवांस का है, एक मेंस का है. तो जिनको एडवांस का चाहिए वो एडवांस का, जिनको मेंस का चाहिए मेंस. और आई थिंक क्षितिज ने सॉल्यूशन भी भेज दिए हैं यहाँ से, राइट. हाँ, तुमने सॉल्यूशन भेजे, तुमने एडवांस का नहीं भेजा है, तुमने सॉल्यूशन भेजे हैं, ठीक है. चलो कोई नहीं, मैंने भेज दिया है, ठीक है. चलो.